नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अब कोविड मरीजों के लिए भी बाहर से आ रही है दवाइयां। अस्पताल में नहीं है लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन इंजेक्शन, सुबह शाम लगते हैं डोज। बाहर से इंजेक्शन मंगाना बना चिकित्सकों की मजबूरी। प्राइवेट संस्थानों से मरीजों के परिजन ला रहे हैं इंजेक्शन। बूढ़ी स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का है मामला। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ली विद्युत अधिकारियों की बैठक। 49 करोड़ की विद्युत वसूली बकाया, 33 करोड़ रुपए ही वसूल कर पाया है विद्युत विभाग। नगर पालिका पर 1.5 करोड़ बकाया। यूथ कांग्रेस चुनाव के मतदान के लिए तारीख का ऐलान। मध्य प्रदेश में 3 दिन चलेंगे युवा कांग्रेस के चुनाव। 10 से 12 दिसंबर तक होगा मतदान। चुनाव को लेकर जिले में सरगर्मी हुई तेज। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण की रोकथाम में माकूल स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों के चलते जहां एक ओर शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में रेबीज के इंजेक्शन के लिए पीड़ितों को प्राइवेट चिकित्सालयों का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वहीं कुछ ऐसा ही आलम जिले के कोविड अस्पताल का भी बना हुआ है। बता दें कि इन दिनों बूढ़ी ITI के पीछे स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में प्राइवेट संस्थानों से इंजेक्शन बुलाकर मरीजों को लगाए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में बूढ़ी स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में एक इंजेक्शन की कमी के चलते यहां बाहर से इंजेक्शन बुलाकर मरीजों को लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस इंजेक्शन का इंतजाम नहीं किया गया। कोरोना संक्रमण के प्रारंभिक दौर में ये इंजेक्शन स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद था, लेकिन अब प्रशासनिक चूक के चलते इंजेक्शन का स्टॉक खत्म हो गया है, जिसके चलते डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा मरीजों के परिजनों से प्राइवेट संस्थानों से इंजेक्शन बुलवाकर मरीजों को लगाया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के इलाज के लिए लो मॉलिक्यूलर इंजेक्शन स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध न होने के कारण मरीज को ये इंजेक्शन बाहर से खरीद कर लगाना पड़ रहा है। बता दें कि इस इंजेक्शन की कीमत 650 रुपये है और इसके 10 डोज लगाए जाते हैं। मरता क्या न करता की स्थिति में अब मरीज बाहर से इंजेक्शन मंगवाकर लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज को खून के थक्के जमने की समस्या होने लगती है, जिसकी जांच कर मरीज में डी डाइमर अधिक होने पर उसे इंजेक्शन लगाकर ठीक किया जाता है। इसके इलाज के लिए लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन इंजेक्शन की आवश्यकता है। मरीज को यह इंजेक्शन लगाने से खून पतला होता है और मरीज स्वस्थ होता है। कोरोना संक्रमित मरीज को खून के थक्के जमने की समस्या होने पर लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन इंजेक्शन सुबह शाम लगाया जाता है। इसके करीब 10 डोज मरीज को लगाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये इंजेक्शन न होने के कारण कोरोना पॉजिटिव मरीज को परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के दावे के अनुसार बहुत से कोरोना पॉजिटिव मरीज बिना इंजेक्शन के भी ठीक हो रहे हैं। अधिक गंभीर स्थिति होने पर ही इंजेक्शन लगाया जाता है। मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज को खून के थक्के जमने की स्थिति में लो मॉलिक्यूलर इंजेक्शन लगाया जाता है। मरीजों के इलाज के लिए शासन स्तर से उपलब्ध करवाया गया था। वर्तमान समय में ये इंजेक्शन उपलब्ध न होने के चलते सेंट्रल स्टोर्स में ऑर्डर लगाया गया है। क्यों जरूरी है? नहीं, एक तो एक इंजेक्शन रेमडेसिविर प्राइवेट जग में लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रोटोकॉल में नहीं आया वो इंजेक्शन, और अभी ICMR वगैरह ने मना भी कर दिया है कि इसको नहीं लगाना है। एक दूसरा इंजेक्शन जरूरी है जिसको लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन बोलते हैं। इसमें ये वाला इंजेक्शन पूर्व में हमारे पास में था तो हमने मरीजों को लगाया था। वर्तमान में हमारे द्वारा डिमांड की गई है, लेकिन अभी हमको उपलब्ध नहीं हो पाया है। सर, ये कोरोना की बीमारी कौन सी बीमारी में, कौन से ये एक्चुअली जो थक्का जमता है कोरोना की बीमारी में, उसको रोकता है। और हालांकि इसको लगाए बिना भी हमारे यहाँ पर मरीज ठीक हुए हैं, ठीक हो रहे हैं, लेकिन एक टेस्ट होता है डी डाइमर, वो अगर ज़्यादा बढ़ा रहता है तो इसको लगाना आवश्यक होता है। तो हमारे पास में अभी जो लैब सेंट्रल लैब हमने स्थापित की है, वहाँ ये जांच डी डाइमर की हो जाती है, और अगर वो डी डाइमर बढ़ा हुआ रहता है तो ऐसे मरीज को हम ही लगाते हैं। सर, कितना ऑर्डर दिए हैं अभी वर्तमान में? वर्तमान में अभी मैंने वो आपके कहने पे अभी उसको बताया बाबू को, तो वो दोनों क्वांटिटी के
मध्य प्रदेश में 7 साल बाद हो रहे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की वोटिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10, 11 और 12 दिसंबर को यूथ कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का मतदान होगा। कोरोना काल के कारण इस बार ऑनलाइन वोटिंग की जाएगी। बता दें कि यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर कांग्रेस में सियासी माहौल गरमाया हुआ है और संगठन के अंदर जोर आजमाइश चल रही है। बता दें कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जहां कांग्रेस के 2 मौजूदा विधायक, नेता पुत्र और यूथ कांग्रेस के अन्य सदस्य भी अध्यक्ष पद की रेस में लगे हुए हैं, तो वहीं जिले में भी एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सहित जनपद सदस्य एवं यूथ कांग्रेस के वर्तमान पदाधिकारियों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। मध्य प्रदेश में बीते दिनों हुए उपचुनाव में हुई कांग्रेस की हार के बाद एक बार फिर से कांग्रेस ने अपनी यूथ ब्रिगेड को मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में अब 7 साल बाद प्रदेश में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। इन 3 दिनों में लोकसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव के लिए मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। इसमें एक मतदाता 5 मत डालेगा। मतदान में कोई फर्जीवाड़ा न हो, इसलिए मतदाता के पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। इसके माध्यम से ही मतदान के लिए लिंक खुलेगी। एक मतदाता 5 मत डालेगा। एक मोबाइल से 5 मत डाले जाएंगे, लेकिन प्रत्येक मतदाता का ओटीपी अलग अलग होगा। इसे दर्ज कराने के बाद ही ऐप के माध्यम से मतदान हो सकेगा। कोरोना संक्रमण के कारण यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। जहां तक चुनाव परिणामों की बात है तो इसके बारे में अभी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन खबरें हैं कि दिसंबर अंत तक प्रदेश यूथ कांग्रेस को उसका नया अध्यक्ष मिल जाएगा। विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली देयकों के बढ़े हुए होने की शिकायतों का अंबार है। इसी बीच विद्युत मंत्री का आगमन हुआ और वे गोंदिया जाने के लिए रवाना हो गए। इसी बीच बिजली अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें बिजली बिलों की वसूली का टारगेट पूरा करने की नसीहत दी। सर्किट हाउस में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का आगमन हुआ। वे गोंदिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ससुर के 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी बीच उन्होंने बालाघाट जिले के विद्युत अधिकारियों की बैठक ली और उनसे विद्युत सुविधाओं और समस्याओं को लेकर जानकारी ली। बैठक में ऊर्जा मंत्री ने बकाया बिजली बिलों की वसूली के टारगेट को पूर्ण करने के लिए आदेशित किया। विद्युत विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में लगभग 49 करोड़ रुपए की बिजली बिल देयक बकाया हैं, जिसमें उच्च दाब, निम्न दाब के साथ ही शासकीय कार्यालयों के बिजली बिल भी शामिल हैं। नवंबर में 33 करोड़ रुपए बिजली बिलों की वसूली हो पाई है, जबकि वर्तमान में 34 करोड़ रुपए की डिमांड पहुंची है। इसी बीच विद्युत बिलों की वसूली में 49 करोड़ रुपए बकाया हैं, जिसकी वसूली विद्युत विभाग द्वारा किए जाने के प्रयास हो रहे हैं। बालाघाट नगर पालिका परिषद बिजली बिलों की वजह से बीते कुछ माह से सुर्खियों में बना हुआ है। विद्युत विभाग ने 2 कदम आगे आकर सख्ती से बकाया वसूली को लेकर यहां बिजली कनेक्शन तक काट दिया था, जिसके बाद नगर पालिका में अंधकार छा गया था और जनरेटर से विद्युत व्यवस्था करने की नौबत आ गई थी। यही कुछ हाल अब भी बना हुआ है। नगर पालिका के उच्च दाब, निम्न दाब एवं स्ट्रीट लाइट के विद्युत देयकों में 1.5 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि कुछ राशि नगर पालिका द्वारा जमा करने के बाद विद्युत व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन फिर से विद्युत विभाग वसूली के लिए नोटिस जारी कर चुका है और ऐसी स्थिति में फिर नगर पालिका की बत्ती गुल होने की कगार पर है। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर M.A. कुरैशी ने बताया कि ऊर्जा मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि बिजली बिलों का टारगेट पूर्ण किया जाए, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। आज की बैठक में माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की और लगातार बिजली मिलनी चाहिए, उसमें इंटरप्शन कम आने चाहिए। दूसरी बात यह है कि उपभोक्ताओं से जो बिल वसूली है वह इफ़ेक्टिवली करनी चाहिए कि उपभोक्ताओं से पूरी राशि की वसूली हो जाए। प्रयास ये करें कि टारगेट हासिल हो जाए। जिले में विद्युत के कुल 3,80,000 के लगभग उपभोक्ता हैं, जिन पर 48 करोड़ रुपए बकाया है और वर्तमान माह में 34 करोड़ के डिमांड जारी की गई है। तो इस तरह से कुल 82 करोड़ की राशि उपभोक्ताओं पर है, जिसमें इस माह नवंबर में 33 करोड़ रुपए की वसूली हुई है और वर्तमान में जो बकाया राशि अब बची वो लगभग 49 करोड़ रुपए बकाया बचे हैं। सम्मानीय उपभोक्ताओं से मेरा निवेदन है
कि वह अपने अपने बिलों का पूर्ण भुगतान करें। देखिए, नगर पालिका का वाटर वर्क्स का, उच्च दाब कनेक्शन का और निम्न दाब कनेक्शनों का, स्ट्रीट लाइट का बिल बकाया है और इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। विद्युत मंडल के द्वारा उनको नोटिस दिए गए हैं। प्रशासन के द्वारा भी हमें आश्वस्त किया गया है कि यह बिल की राशि जमा करवाई जाएगी। कितनी राशि है सर लगभग? लगभग ये मतलब दोनों मिलाकर के 1.5 करोड़ रुपए की लगभग राशि बकाया है। वारासिवनी थाना क्षेत्र में एक बार फिर शातिर चोर सक्रिय हो गए हैं। बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने इस बार पुलिस थाने के सामने स्थित यात्री प्रतीक्षालय के नीचे स्थित एक कॉम्प्लेक्स की दुकान का ताला तोड़कर लगभग 1,800 रुपये नकद व रिपेयरिंग करने वाले लगभग 11 मोबाइल की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं दुकान में रखे कुछ सामान को भी बिखरा दिया, जिससे दुकान मालिक को इस घटना से लगभग 10,000 रुपये की हानि हुई है। जबकि थाना क्षेत्र अंतर्गत अन्य क्षेत्रों में भी चोरों ने चोरी का प्रयास किया। चोरी की घटना को लेकर जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आरोपी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन शातिर चोर ने घटना को बड़े ही चालाकी से अंजाम दिया, जिसके चलते किसी भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आरोपी कैद नहीं हो पाया। बता दें कि चोरों ने इसके अलावा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोस्ते मार्ग पर ज्वाला मोबाइल दुकान व एक हार्डवेयर की दुकान के ताला तोड़ने का चोरों द्वारा प्रयास किया गया और ताला तोड़ने में चोर सफल भी हो गए, मगर दुकान में लगा शटर का मेन लॉक नहीं तोड़ पाए, जिससे यहां चोरी की घटना होने से बच गई। घटना के बाद सूचना मिलती ही वारासिवनी पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। एक ही रात में 3 दुकानों में हुई चोरी की इस वारदात से स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है। वहीं नगर में रात के समय रोजाना पुलिस द्वारा की जा रही गश्त पर भी अब सवाल उठना लाजमी है। पुलिस थाने से महज कुछ ही दूरी पर हुई इस चोरी की वारदात से अब नगर के व्यापारियों में भी दहशत का माहौल व्याप्त है। घटना ये हुई भैया कि आज सुबह मुझे जानकारी मिली चाय वाले भैया के द्वारा कि आपके दुकान के ताले टूटे हुए हैं और शटर खुला है। इसके बाद मैं आकर के देखा तो देखने के बाद सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ था और मैंने जब अपना सामान देखा तो उसमें से पूरे मेरे लगभग 11 से 12 फ़ोन जो रिपेयर करने दिए थे कस्टमरों ने, वो फ़ोन चोरी हुए और जो नकदी मैंने पेमेंट रखा था लगभग 1,800 से 2,000 रुपये लगभग वो चले गए। बाकी ऐसी कोई ज़्यादा ये नहीं हुआ, फिर भी इधर उधर से मेरी हानि हुई है लगभग 10,000 रुपये के आसपास। ऐसा फ़ोन का कस्टमरों के जो फ़ोन थे बस वही था, बाकी ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।